हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर एवोल्यूशन, जिसमें हमने अभी तक क्या सीखा है बेटा? हमने सीखा है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, हमने सीखा ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, हमने सीखा ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के बारे में कि इस अर्थ पर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। इसके संबंध में हमने कई सारी थ्योरीज के बारे में बात की। फिर उसमें हमने ये देखा कि जो केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी थी ओपेरिन और हेल्डन द्वारा दी गई, वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। ठीक है, तो फिर उसी के बिहाफ पर हम आगे बढ़े। फिर हमने देखा कि लाइफ पर कैसे प्रोटोबायोन्ट्स आए, फिर कैसे प्रोटोबायोन्ट्स का डेवलपमेंट हुआ यूबायोन्ट्स में एंड देन प्रोकैरियोटिक सेल में। अब फिर ये देखा हमने कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो इवॉल्व हुआ किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, इन सारे संबंध में हमने बात कर रखी है। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब इस सिंगल यूकैरियोटिक सेल से कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते गए। ठीक है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है और आगे हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, इन संबंध में हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखते हैं कि एवोल्यूशन। हमने ये देखा कि एवोल्यूशन क्या था। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया एवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। इस एवोल्यूशन के फर्स्ट पार्ट को हम लोग नाम से जानते हैं बेटा, केमिकल एवोल्यूशन के नाम से। किस नाम से जानते हैं बेटा? केमिकल एवोल्यूशन के नाम से। ठीक है सर, हाँ ठीक है बेटा। अब देखें यार, दूसरा जो एवोल्यूशन था ना, उसको हम लोग कहते हैं बेटा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, तो जो इसका थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ना, दैट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं अभी। ठीक है, एवोल्यूशन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है, देन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड देन आपका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। एंड अब हम ये समझते हैं कि केमिकल एवोल्यूशन क्या था। हमारे पास क्या थे? केमिकल एवोल्यूशन में हमने क्या सीखा था? हमारे पास इनऑर्गेनिक, हमारे पास बेटा इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट थे। ठीक है बेटा, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट का यूज करके हमने क्या बनाया बेटा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाए। क्या बनाया बेटा? हमने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बनाए। हाँ सर, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा? इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से एक सेल जैसा स्ट्रक्चर बना। सेल नहीं था, वो सेल जैसा था जिसको हमने प्रोटोबायोन्ट्स नाम दिया था। तो हमने क्या बनाया बेटा? हमने बनाए प्रोटोबायोन्ट्स। क्या बनाए थे? प्रोटोबायोन्ट्स। तो आप ध्यान से समझिए कि इस इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल यानी प्रोटोबायोन्ट्स वगैरह का बनना क्या कहलाया बेटा? केमिकल एवोल्यूशन कहलाया। ठीक है, फिर इस प्रोटोबायोन्ट से यूबायोन्ट बना था और यूबायोन्ट से क्या बनी थी बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी। देन क्या हुआ था बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुई क्या? आपकी यूकैरियोटिक सेल। बात समझ रहे हैं बेटा? क्या इवॉल्व हुई? यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल का इवॉल्व होना क्या कहलाया बेटा? दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, अब ये यूकैरियोटिक सेल जो है ये क्या है बेटा? ये सिंगल सेल है। ठीक है, तो यानी इस सिंगल सेल ने क्या बनाए होंगे बेटा? इस सिंगल सेल ने बनाए होंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, लाइक योर अमीबा, लाइक योर यूग्लिना, लाइक योर अदर प्रोटिस्टा। ठीक, तो इस सिंगल यूकैरियोटिक सेल से क्या बने होंगे? प्रोटिस्टा के एनिमल बने होंगे। अब सवाल ये है कि प्रोटिस्टा के जितने भी एनिमल्स हैं वो किसके बने होते हैं बेटा? वो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं और एनिमल सेल के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं बेटा, अब आगे चलते हैं तो हमें ये समझ आता है कि ये जो आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं ये डेवलप हुए होंगे किससे बेटा? कॉम्प्लेक्स। ये किस में डेवलप हुए होंगे? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुए होंगे। किस में बेटा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। तो ये जो आपके सिंगल यूकैरियोटिक सेल है, क्या है आपके पास? ये जो आपकी सिंगल यूकैरियोटिक सेल है, ये आपकी जो सिंगल यूकैरियोटिक सेल है, ये सिंगल यूकैरियोटिक सेल
कैसे बनती है कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल, यानी इससे क्या डेवलप हुए, इससे डेवलप हुए आपके प्रोटोजोआ, चलो ऐसे लिखता हूँ मैं, इससे डेवलप हुए होंगे प्रोटोजोआ, फिर देन आए होंगे पोरीफेरा जैसे नॉन कॉर्डेट्स, पोरीफेरा, और क्या आए होंगे बेटा, अदर नॉन कॉर्डेट्स आए होंगे। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। प्रोटोजोआ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, पोरीफेरा मल्टी सेलुलर थे, फिर उसके बाद क्या है बेटा, अदर नॉन कॉर्डेट्स आए, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा इन सब बारे में, ठीक है, एनिमल किंगडम में। फिर अदर नॉन कॉर्डेट्स के बाद क्या है बेटा, अदर नॉन कॉर्डेट्स के बाद क्या आते हैं आपके, हेमी कॉर्डेट्स आते हैं, देन आपके कॉर्डेट्स आते हैं। क्या है बेटा, हेमी कॉर्डेट आए, इस हेमी कॉर्डेट के बाद क्या आए होगी, इस हेमी कॉर्डेट के बाद कॉर्डेट्स आए, इन कॉर्डेट्स में क्या आया होगा, कॉर्डेट्स में आपकी पिसीज आई पहले, फिर क्या हुआ बेटा, फिर आपके एम्फीबियन आए, ठीक, फिर आपके रेप्टाइल्स आए, फिर आपके रेप्टाइल से ही आपके एप्स आए हैं, यानी फ्लाइंग एनिमल्स, उसके बाद आपके आए मैमल्स। ठीक है, तो यहाँ तक बात बेटा आई होप क्लियर है कि ये धीरे धीरे क्या होती गई होगी, इस सिंगल यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता गया होगा और ये ऑर्गेनिजम्स थोड़ा थोड़ा सा इवॉल्व होते गए होंगे और थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आते आते आज एक टाइम ऐसा आया है कि आपकी अर्थ पर एप्स और मैमल जैसे एडवांस ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बात को बेटा, ध्यान से सुनिएगा बात को कि एक साइड तो ये ब्रांच चल रही थी, ये आपको एनिमल किंगडम दिख रहा है, दूसरे साइड में क्या हुआ होगा, दूसरे साइड में इसी यूकैरियोटिक सेल से बेटा एल्गी भी आए होंगे जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर वाले प्लांट्स होते हैं। उसके बाद इनसे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी होगी तो आपके ब्रायोफाइट्स आए होंगे, देन और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, देन आपके टेरिडोफाइट्स आ गए। क्या आ गए बेटा, टेरिडोफाइट्स आ गए। ठीक, उसके बाद थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी होगी, देन आपके जिम्नोस्पर्म आ गए, देन आपके क्या आ गए बेटा, जिम्नोस्पर्म आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा, आपके एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुए। तो एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट अब प्लांट किंगडम। ये पूरे प्लांट किंगडम का एवोल्यूशन भी कहाँ से हुआ होगा, सिंगल यूकैरियोटिक सेल के, बिकॉज प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, फर्क कितना होता है, ये प्लांट यूकैरियोटिक प्लांट सेल के बने हैं और ये क्या है बेटा, यूकैरियोटिक एनिमल सेल के बने हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अगर यहाँ तक बात क्लियर है देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, भाई साइंस के स्टूडेंट है, इतना तो इमेजिन कर ही सकते हैं। ठीक है, चैप्टर समझना तो ही है, आपको अपनी थोड़ा सा इमेजिनेशन की जो शक्ति है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ठीक, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं दो बातें बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनो। पहली बात तो हम ये मानते हैं कि हाँ ठीक है ये ऐसा चीज़ हुआ है, प्रोटोजोआ से पोरीफेरा आया, पोरीफेरा से अदर नॉन कॉर्डेट्स आते गए, जैसे आपके फिर आता गया टिनोफोरा वगैरह, प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्केलेहेल्मिन्थीज, फिर आया आपका आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, ये सब सारी चीज़ें आती गई होंगी ऐसे लाइन से। तो इन सब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए क्या मानते हैं कि ये प्रोटोजोआ में धीरे धीरे चेंजेस आते गए होंगे और नए नए क्या होते गए होंगे, नए नए ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते गए होंगे। तो मेरे पास पहली बात सुनो मेरे ध्यान से, मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस होने चाहिए जो हमको ये बताएं कि हाँ रेप्टाइल से ही एवीज आया है, रेप्टाइल से ही मैमल आया है, प्रोटोजोआ से ही पोरीफेरा पैदा हुआ है, पोरीफेरा से ही अदर नॉन कॉर्डेट्स आगे इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए ना बेटा, हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस होने चाहिए। ध्यान सुनो मेरी बात को, मेरे पास क्या होने चाहिए, कुछ ऐसे एविडेंस होने चाहिए जो हमें क्या बताएं बेटा, जो हमें ये बताएं कि हाँ पिसीड से ही एम्फीबियन आए हैं, या फिर एम्फीबियन से ही रेप्टाइल आए हैं, या फिर रेप्टाइल से ही एप्स आए हैं, या फिर रेप्टाइल से ही क्या आए हैं बेटा, मैमल्स आए हैं। हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस होने चाहिए, हमारे पास कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए ना कि जैसा मैं इमेजिन कर रहा हूँ हाँ ये चीज़ ऐसी ही हुई है, इस बात के मेरे पास क्या होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए। तो फर्स्ट ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, इस सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल से इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का बनना ही क्या है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है। और सबसे बड़ी बात मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास इस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के एविडेंस होने चाहिए कि हाँ जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि हाँ टेरिडोफाइट से ही जिम्नोस्पर्म आया है, जिम्नोस्पर्म से ही एंजियोस्पर्म आया है, इस बात के मेरे पास क्या होने चाहिए भैया, इस बात के मेरे पास एविडेंस होने चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है बेटा, एविडेंस। ठीक है,
अब दूसरी बात क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात क्या है, पहली बात तो एविडेंस होना चाहिए किसका, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि चलो मान लो मुझे एविडेंस मिल गया ये बात का कि हाँ ठीक है, रेप्टाइल से ही एवीज आया है, ये आपके एव्स जो है ना, ये आपके मैमल्स जो हैं, ये रेप्टाइल से ही ओरिजिनेट हुए हैं, इनका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, रेप्टाइल से ही हुआ है। तो ये बात के हमको एविडेंस मिल गए, चलो ठीक है। लेकिन यार एविडेंस तो मिल गए, लेकिन हम ये सोचेंगे कि यार कैसे, रेप्टाइल तो रेंगने वाले थे, मैमल्स जो हैं मैमरी ग्लैंड वाले होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं। तो कैसे रेप्टाइल से कैसे मैमल बन गया? तो अलग अलग साइंटिस्टों ने ना रेप्टाइल से मैमल बनने की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया कि कैसे ये प्रोसेस हुआ होगा। देखो एविडेंस तो मिल गया कि रेप्टाइल से ही क्या आया, मैमल आया है, लेकिन वो कैसे आया है इस बात के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी होंगी बेटा, दी होंगी। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के मुझे क्या मिले, एविडेंस मिले, जिससे मुझे ये पता कि रेप्टाइल से मैमल आया, यह बात क्लियर है। लेकिन रेप्टाइल से मैमल जब बन रहा होगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए होंगे, वो कैसे डेवलप हुआ, यानी ये जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ ना वो कैसे हुआ है, इस कैसे बात के लिए, इस कैसे को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरीज दी। तो उन थ्योरीज को क्या कहोगे, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी। यानी ये जो चेंज आया है ये कैसे आया, चेंज आया है इस बात का मेरे पास एविडेंस है, मुझे क्या मिला, एविडेंस। लेकिन ये चेंज कैसे आया इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी, उनको हम कहते हैं बेटा क्या, उनको कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरीज। जैसे लेमार्किज्म पढ़ते हो आप, डार्विन पढ़ते हो, और आप उसकी पढ़ते हो आप म्यूटेशन थ्योरी, किसकी, म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आप याद करो, ह्यूगो डी व्रीज ने, तो उनकी थ्योरी पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ क्या है बेटा, ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरीज हैं। तो आपको दो चीज़ें पढ़नी है इसमें, एक तो पढ़नी है बेटा थ्योरीज जो आपको ये बताएंगे कि ये एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैसे हुआ है। दूसरा पहले ये पढ़ना है कि एविडेंस की हाँ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जैसी चीज़ हुई है। तो पहले मेरे पास क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग एविडेंस पढ़ेंगे, पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ, ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे, बात का एविडेंस खोजेंगे। तो हमारे पास ऐसे क्या एविडेंस है जो हमको ये बताते हैं कि हाँ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है, यहाँ से चीज़ें यहाँ तक चेंज हुई हैं, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों में मॉडिफिकेशन हुआ, पीसी से एम्फीबियन आए, एम्फीबियन से रेप्टाइल आए, रेप्टाइल से फिर मैमल्स आए। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एविडेंस है। फिर मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, अच्छा ये एविडेंस तो है, चलो ठीक है, लेकिन ये हुआ कैसे होगा, इस बात के लिए फिर क्या पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है बेटा, सबसे पहले हमें एविडेंस पढ़ना है, बराबर बात। तो चलो बेटा सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं बेटा, हम लोग क्या, हम लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा क्या, हम लोग हेडिंग लगाएंगे एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है। हमारी जो हेडिंग होने वाली है वो क्या है बेटा, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है। हमें कैसा पता चलता है कि ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जैसी चीज़ हुई है, तो हमें पता कैसे चलता है बेटा, हमें पता चलता है जो हमारा पहला एविडेंस होने वाला है उसको हम लिखते हैं बेटा फॉसिल्स। क्या है बेटा, फॉसिल्स, ठीक, जिनको आप हिंदी में आप क्या कह सकते हो, हिंदी में इनको जीवाश्म कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, उनको जीवाश्म कहते हो। आपके फॉसिल्स क्या होते हैं, ठीक है, सवाल ये है कि फॉसिल्स क्या होते हैं। ध्यान से सुनो, मैं क्या हूँ, एक ऑर्गेनिज्म हूँ, ठीक है। मान लो मैं कहीं पे रहता हूँ, किसी रेगिस्तान में रहता हूँ या फिर किसी पहाड़ों के आसपास रहता हूँ, मेरी वहीं पर डेथ हो जाए बेटा, क्या हो जाए, मेरी वहीं पर डेथ हो जाए। अब मेरी वहीं पर डेथ हो जाए तो मैं वहीं पर, मेरी बॉडी वहीं पर पड़ी रह जाएगी, मेरी बॉडी को ले जाने वाला कोई ना हो, मेरी बॉडी वहीं पड़ी रह जाए, तो क्या होगा बेटा, मेरे ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ होगी या माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी, जिसके कारण मेरी बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट हैं जैसे मसल्स वगैरह है, ये सब क्या होगा, ये सब तो डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन मेरे हार्ड पार्ट्स जैसे मेरे टीथ हो गए, मेरी बोन्स हो गई, ये सारे चीज़ मेरे क्या होंगे, वैसे वैसे पड़े रहेंगे बेटा, ठीक, ये डिकम्पोज नहीं होंगे, हार्ड पार्ट डिकम्पोज नहीं होगा। अच्छा मेरी बॉडी वहाँ पड़ी थी, मेरे सॉफ्ट पार्ट जो थे वो डिकम्पोज हो गए, मेरे हार्ड पार्ट वैसे पड़े थे, फिर क्या हुआ, मेरी बॉडी का जो मेरा स्केल्टन था ना वो वहीं पर पड़ा रह गया, और धीरे धीरे क्या होता गया, उस पर सेडिमेंटेशन होता गया। सेडिमेंटेशन क्या होता है बेटा, अभी समझाता हूँ मैं। जैसे आप कहीं पर देखो कि रेत वगैरह उड़ती रहती है, धीरे धीरे रेत जमते 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 वहाँ पर एक रेत की परत बन जाती है थोड़ा लंबे टाइम के बाद। तो अगर मेरी बॉडी हज़ारों साल तक वहाँ पड़ी रह गई तो हज़ारों साल तक छोटे छोटे पार्टिकल्स जमते 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 क्या हुआ, मेरी बॉडी नीचे रह गई, मेरे ऊपर क्या हो गई, मिट्टी की एक परत बन गई। हज़ारों साल में एक मिट्टी के ऊपर एक लेयर बन गई। उसके बाद ऐसे ही फिर टाइम बीतता गया, ऐसे 20,000 40,000 50,000 साल तक क्या हो गई, मेरे ऊपर ना मिट्टी की एक बहुत बड़ी परत जम जाएगी। तो जो परत जम जा रही है ना मिट्टी की बेटा, वो क्या है, एक तरीके की चट्टान होगी जिसको हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक।
क्या कहेंगे बेटा? सेडिमेंट्री रॉक, यानी हिंदी में उसको कहते हैं आप अवसादी चट्टानें। अवसाद जम जाते हैं, धीरे धीरे जमने के कारण क्या बन जाती हैं? चट्टानें बन जाती हैं, जिनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सोचो कि उस 50,000 साल बाद धरती पर जो इंसान आएगा, मान लो कभी वो खुदाई के दौरान उसने कोई एक्सकावेशन किया, उसको खुदाई के दौरान मेरा कंकाल मिलेगा, ठीक है, तो मेरे कंकाल से वो क्या समझेगा? मेरे कंकाल की उसने डेटिंग करी तो उसको पता चला कि हाँ ये 50,000 साल पुराना है, तो वो क्या समझेगा कि 50,000 साल पहले इंसानों का ढांचा ऐसे हुआ करता था। हो सकता है 50,000 साल बाद एवोल्यूशन होते होते हो सकता है आज से एडवांस एनिमल आ जाए, एडवांस ह्यूमन आ जाए जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाएं जिनकी हाइट कम होती हो, ठीक है। तो वो आज के इंसान को प्राप्त करेगा जब, तो वो क्या देखेगा? वो यही देखेगा ना कि हाँ उनके अंदर का ढांचा कैसा था, उस ढांचे के हिसाब से वो उस ऑर्गेनिज्म का इमेजिनेशन करेगा, उसका ढांचा तैयार करेगा कि ये इसकी अंदर के स्केलेटन ऐसे हैं तो बाहर का शरीर इसका कैसा रहा होगा। इन सब सारी चीज़ों को वो इवेलुएट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो जो 50,000 साल बाद उसको मिला ना, वो क्या था? मेरी बॉडी का हार्ड पार्ट था, जो कहाँ रह गया था बेटा? चट्टानों के अंदर रह गया था, ठीक है। तो जो चट्टानों के अंदर रह गया था, जो 50,000 साल बाद मिला, जिससे वो कुछ हिस्ट्री जान सकता है किसी स्पीसीज़ की, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं फॉसिल, ठीक है। मैं क्या था? मैं एक हार्ड पार्ट था। कहाँ प्रिजर्व था? रॉक्स के बीच में प्रिजर्व था। कैसा था मैं एक डेड एनिमल था, ठीक है। तो मुझे क्या कहा जाएगा बेटा? मुझे फॉसिल कहा जाएगा। तो फॉसिल क्या होते हैं बेटा? चट्टानों में दबे हुए डेड एनिमल्स या प्लांट्स के हार्ड पार्ट होते हैं, ठीक है, जो प्रिजर्व होते हैं बेटा, जो संरक्षित होते हैं कहाँ पर? चट्टानों के बीच में, ठीक है। बात समझ आई बेटा? तो देन व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या होते हैं? अभी मैं बताता हूँ फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस, कैसे फॉसिल्स बन जाते हैं। तो फिलहाल आप देखो, अभी तो मैंने बताया, अपना एग्जाम्पल लेके अभी आप यहाँ पे समझो कि फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा। तो क्या लिखेंगे? फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड remains of hard part। हार्ड पार्ट में क्या आ सकते हैं बेटा? आपके टीथ आ सकते हैं, आपकी बोन्स आ सकती हैं, ठीक है, प्लांट्स के वुड्स आ सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके ऊपर सेल पाई जाती है, ठीक। हार्ड पार्ट्स ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट, डेड एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। तो फॉसिल्स क्या है बेटा? फॉसिल्स आर द प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट, यानी वो हार्ड पार्ट जो आपके कहाँ पर प्रिजर्व होते हैं बेटा? चट्टानों में, ठीक है। किसके? डेड प्लांट्स एंड एनिमल के। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ऐड कर लेंगे, इन रॉक्स, ठीक है। कहाँ मिलते हैं बेटा? रॉक्स में मिलते हैं, ठीक है। ये बात समझ आए बेटा? फॉसिल क्या? फॉसिल आर द प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट इन रॉक्स, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है बेटा, हार्ड पार्ट के अलावा भी कुछ चीज़ें प्रिजर्व हो जाती हैं, मैं वो बात बाद में करूँगा। तो फिलहाल आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि मोटा मोटा फॉसिल क्या होता है, ऐसे होता है। अब फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस कैसी है, देखो ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर एक माउंटेन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, हाउ फॉसिल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रह रहा था, चलो ऐसे मान लिया, ये क्या था बेटा? एक ऑर्गेनिज्म था ऐसे, ठीक। ये ऑर्गेनिज्म था। अब ये ऑर्गेनिज्म यहीं पर डेड हो गया। अब डेड होगा तो बेटा कहाँ गिरेगा? यहीं पर आके ऐसे गिर गया, ठीक है। यहीं पर आके क्या हुआ? ये ऐसे गिर गया। अब हुआ क्या बेटा? यहाँ से क्या चल रही हैं बेटा? यहाँ से चल रही है विंड्स। क्या चल रही हैं बेटा? विंड्स चल रही हैं, यानी हवाएं चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रही है बेटा? ऊपर से हो रही है बारिश। ऊपर से क्या हो रही है? बारिश हो रही है। यहाँ पर हो रही है रेनिंग, ठीक है। अब इस विंड्स और बारिश के कारण इस पहाड़ की चट्टाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना, वो कटने लग गए। यहाँ से क्या हो गया बेटा? छोटे छोटे पार्टिकल्स कट रहे थे। अब वो कटते कटते आते थे, इसी पानी के साथ आते थे बारिश के, और वो नीचे क्या हो जा रहे थे? जम जा रहे थे। अब देखो इसके ऊपर क्या जमने लगे बेटा? इसके ऊपर जमने लगे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स। ये क्या है? आपका डेड एनिमल है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए डेड एनिमल,
ठीक है। इस पर क्या जम रहे हैं बेटा, छोटे छोटे पार्टिकल्स जम रहे हैं किसके, इस माउंटेन की रॉक्स के, ठीक है, जो किसके द्वारा कट के निकल रहे हैं, विंड्स और रेनिंग के द्वारा। बारिश का पानी गिरता है, देखो मिट्टियाँ कट जाती हैं, कट के बारिश के पानी के साथ बह जाती हैं। लगातार हवा चलती रहती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ा के ले जाती है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या हुए बेटा, यहाँ पर ऐसे जमते चले गए, ठीक है। और इस जमने की प्रोसेस में देखो यहाँ पर क्या बनते जा रही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जमते जा रहे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे क्या बनती जा रही है बेटा, एक चट्टान बनती जा रही है। अब देखो ये डेड एनिमल कहाँ था, यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बन गया बेटा, यहाँ पर बन गई रॉक। अब ये रॉक कैसे बनी है, दिस रॉक इज फॉर्म्ड बाय सेडिमेंटेशन, दिस रॉक इज फॉर्म्ड बाय, दिस रॉक इज फॉर्म्ड बाय सेडिमेंटेशन। किसके द्वारा बनती है बेटा, ये सेडिमेंटेशन द्वारा बनती है। देन दिस रॉक इज कॉल्ड सेडिमेंट रॉक। क्या कहलाएगी बेटा, ये सेडिमेंट रॉक कहलाएगी। अब रॉक के बारे में अगर आपको थोड़ा भी जानना है तो रॉक आपकी होती है 3 टाइप की, ठीक। फर्स्ट इज योर सेडिमेंट्री रॉक, कभी आप ज्योग्राफी पढ़िएगा वहाँ पर मिलेगी, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। फिर क्या होते हैं बेटा, मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, ठीक। एंड क्या होते हैं बेटा, और आपकी इग्नियस रॉक होती हैं, ठीक। इनको आप औषधि चट्टान कहते हो, इनको आप रूपांतरित चट्टान कहते हो, इनको आप आग्नेय चट्टान कहते हो। तो मोस्ट देखो अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये चट्टानों के नीचे दब गया और बहुत टाइम बाद यहाँ पर आफ्टर 50,000 ईयर या आफ्टर 2 लाख ईयर, आफ्टर 2 लाख ईयर, क्योंकि बेटा ये सारा काम होने में ना, सेडिमेंटेशन होने में कोई 1-2 दिन का टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ होने में ना हज़ारों लाखों साल का टाइम लग जाता है एक चट्टान को बनने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, आफ्टर 2 लाख ईयर अ पर्सन केम, एक आदमी आता है, अपने हाथ में क्या लेके आता है बेटा, अपने हाथ में खुदाई का हथियार लेके आता है, ठीक है। अब ये आदमी आया ऐसे, 1 मिनट अच्छा बनाता हूँ थोड़ा सा। ये आदमी आता है यहाँ पर, अपने हाथ में क्या लेके आता है, अपने हाथ में खुदाई का इंस्ट्रूमेंट लेके आता है। अब ये इससे क्या करेगा बेटा, ये इससे करेगा यहाँ पर खुदाई करेगा। तो ये डेड एनिमल इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस डेड एनिमल का हार्ड पार्ट जो होगा ना बेटा, वो क्या हो जाएगा बेटा, हार्ड पार्ट इज़ प्रिजर्व्ड। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, प्रिजर्व हो जाएगा, यानी संरक्षित हो जाएगा, यानी सेफ हो जाएगा। तो जब ये खुदाई करेगा तो इसको क्या मिलेगा, ये हार्ड पार्ट मिलेगा। अब ये हार्ड पार्ट जो है ना, ये डेड एनिमल का जो हार्ड पार्ट है ना, इसी के रूप में ये क्या बन जाता है बेटा, इसी के रूप में ये फॉसिल बन जाता है। तो एक बात आपको यहाँ से याद रखनी है, वो क्या है कि मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स, यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स, मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स, मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है बेटा। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, तो ये बात क्लियर है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन इसको हम रफ करेंगे, फिर यहाँ से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर ये समझने की कोशिश करते हैं ना कि कैसे फॉसिल से हम लोग ये जान सकते हैं कि हाँ एवोल्यूशन हुआ है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के एविडेंस कैसे मिलते हैं फॉसिल से, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट करिए बेटा इसका। चलो बेटा इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला हिस्सा रफ करते हैं क्योंकि इस हिस्से की हो सकता है हमको आगे ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए ये वाला हिस्सा हम लोग रफ करते हैं। चलो बेटा अब ध्यान से सुनेंगे हम लोग, हाँ अब ध्यान से सुनेंगे। हम लोग क्या पढ़े अभी तक, हमने देखा कि फॉसिल्स क्या होते हैं एंड हाउ फॉसिल्स आर फाउंड, फॉसिल्स बनते कैसे हैं और फॉसिल्स मिलते कहाँ पर हैं। फॉसिल्स मिलते हैं हमको सेडिमेंट्री रॉक्स में,
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि ये फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, देखो फॉसिल्स के हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं। फॉसिल्स के क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, किस लिए करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की प्रोसेस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। अब इस फॉसिल की स्टडी को बेटा कुछ कहा जाता होगा, तो हमारे साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंडर हम क्या करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा पैलियोंटोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा, पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे बेटा, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ fossils, which deals with study of fossils are called क्या कहा जाता है बेटा उसको, are called पैलियोंटोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा उसको हम लोग कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, अब बेटा कोई ऐसा आदमी रहा होगा जिसने पैलियोंटोलॉजी में बहुत अच्छा कुछ अपना योगदान दिया होगा। ठीक है, तो वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने बहुत अच्छे कुछ रिसर्च किए किस पर, पैलियोंटोलॉजी पर, तो उसको हमने नाम दे दिया फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, जिसका बहुत अच्छा योगदान रहा होगा स्टार्टिंग टाइम में, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी किसे कहा जाता है बेटा, एक व्यक्ति थे लियोनार्डो दा विंची। ठीक, इनको क्या कहा जाता है बेटा, इनको कहा जाता है फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी, ये भाई साहब कौन हैं, ये हैं जॉर्ज कुवियर साहब। कौन है बेटा, जॉर्ज कुवियर। जॉर्ज कुवियर। ठीक है, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। तो पैलियोंटोलॉजी की स्टडी क्या है ये हमने समझ लिया, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कौन है, मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी का फादर कौन है, ये सारी बातें हमने कर ली। अब चलते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फॉसिल्स पर। ठीक है, जो हमें पढ़ने होते तो कई तरीके के हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे केवल 2 टाइप के फॉसिल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग डालते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ फॉसिल। ठीक है, इसको अब आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको अब रफ कर देना चाहिए बेटा। ठीक है, इसको रफ करते हैं हम लोग फटाक से और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब चलते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फॉसिल्स पर। क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉसिल। ठीक है बेटा, स्पेशली हम कितने टाइप के फॉसिल पढ़ेंगे, 2 टाइप के फॉसिल। ठीक है, पहला पढ़ते हैं बेटा हम लोग अनअल्टर्ड फॉसिल। क्या पढ़ते हैं बेटा, अनअल्टर्ड फॉसिल्स। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं बेटा हम लोग पेट्रीफाइड फॉसिल्स। कौन से फॉसिल्स बेटा, पेट्रीफाइड फॉसिल्स। ठीक है, क्या होते हैं अनअल्टर्ड फॉसिल, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो मान लो कि मैं रहता हूँ अंटार्कटिका पर।
कहाँ रहता हूँ? अंटार्कटिका पर। और आप सब जानते हो कि अंटार्कटिका पर क्या है? अंटार्कटिका पर बेटा बर्फ़ ही बर्फ़ है, क्योंकि वो बहुत ठंडा है। ठीक है, आपके साउथ पोल पर है। ठीक है, वो अलग से क्या है, कॉन्टिनेंट माना जाता है। ठीक, वहाँ पर क्या है बेटा, बहुत सारी बर्फ़ है, क्योंकि बहुत ठंडा है वो। ठीक, मान लो मैं जाता हूँ अंटार्कटिका पर, और अंटार्कटिका पर ऐसा कुछ होता है कि मेरी डेथ हो जाती है वहीं पर। क्या हो जाए बेटा? मेरी डेथ हो जाए। मैं क्या करूँगा बेटा? मैं तो वहीं पड़ा रह जाऊँगा, क्योंकि वो एकदम आइसोलेटेड एरिया है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। मैं बड़े शौक से गया था, लेकिन ऐसे कुछ कंडीशन बनी, क्लाइमेटिक कंडीशन, जिसकी वजह से मेरी डेथ हो गई। अब मैं वहाँ पड़ा रहूँगा। अब मेरे ऊपर क्या जम जाएगी बेटा? आइस जम जाएगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारी आइस है। तो वहाँ पर आइस स्लाइड वगैरह होता रहता है, तो वहाँ पर बर्फ़ की चट्टान मेरे ऊपर आके गिरी, मैं दब गया। अब उस चट्टान के ऊपर क्या होती गई, और चट्टानें गिरती गई, तो ऐसा क्या हुआ कि मेरी बॉडी जो है ना बहुत नीचे दबती चली गई। मेरे ऊपर बहुत सारी बर्फ़ की चट्टानें आ गई, मतलब मेरे चारों तरफ क्या आ गई, बहुत सारी आइस आ गई। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा बेटा, आइस के कारण मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? डाउन हो जाएगा, यानी वो माइनस में चला जाएगा, जीरो से नीचे चला जाएगा। अब आप ये समझिए कि जब मेरी बॉडी का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, तो मेरी बॉडी डिकम्पोज होगी बेटा? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि माइनस टेम्परेचर जाने पर हमारी बॉडी का, माइनस टेम्परेचर जाने पर हमारी बॉडी में कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी, यानी मेरी बॉडी पर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, जिसके कारण मेरी बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी। क्या नहीं होगी बेटा? मेरी बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी। ठीक, अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि मेरी बॉडी जब डिकम्पोज नहीं हुई, तो मेरी बॉडी एज इट इज़, जैसी अभी दिख रही है आपको, ऐसी के ऐसी आपको दबी मिलेगी। कहाँ पर? उस आइस के नीचे। अगर आप कभी खोदने का प्रयास करके हमको निकालने का प्रयास करेंगे तब। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। मेरी बॉडी एज इट इज़ दब गई, कहाँ पर? बर्फ़ के अंदर। ठीक है, तो जब कभी भी 1000 साल बाद, या 500 साल बाद, या 20,000 साल बाद, मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद, जब मुझे किसी ने खोद कर निकाला वहाँ से, तो मैं कैसा मिलूँगा बेटा? क्या मेरी बॉडी के सारे पार्ट्स खराब हो गए रहेंगे? क्या केवल हार्ड पार्ट मिलेंगे? नहीं बेटा, मेरी बॉडी एज इट इज़ मिलेगी। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम टेम्परेचर के कारण कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई, जिसके कारण मेरी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई, यानी मेरी बॉडी वैसे के वैसे मिली, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो आपने एक वर्ड सुना होगा बेटा, अल्टर्ड। अल्टर्ड करने का मतलब है किसी चीज़ को चेंज कर देना। अनअल्टर्ड का मतलब है कि उसको चेंज ना करना। तो मेरी बॉडी में बेटा आइस में दबे होने के कारण कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई, जिसके कारण मेरी बॉडी में कोई चेंज नहीं आया। मेरी बॉडी में अनअल्टर्ड कंडीशन के कारण मेरी बॉडी वैसे के वैसे मिल गई हमको। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं बदली मेरी बॉडी की, जो जैसे थी वो वैसे ही मिल गई। तो मैं क्या हूँ बेटा? मैं 20,000 साल बाद प्राप्त हो रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? एक फॉसिल हूँ। और मैं वो फॉसिल हूँ ना, जिसकी बॉडी एज इट इज़ प्राप्त हुई है, जैसा मैं था वैसे ही मुझे प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है जैसा मैं था मुझे नहीं प्राप्त होगी, जैसा मैं हूँगा वैसे और लोगों को प्राप्त होगी जो खोदेंगे मुझे। ठीक है, तो मैं क्या हूँ बेटा? मैं एक अनअल्टर्ड फॉसिल हूँ, यानी मुझे चेंज नहीं किया गया। अब जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर, वो दब जाए, ठीक है, दब जाए, हज़ारों साल बाद उसको खोद के निकाला जाए, तो उसकी बॉडी एज इट इज़ मिलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं अनअल्टर्ड फॉसिल। ठीक है, बात समझ आई बेटा? तो क्या लिखते हैं? अनअल्टर्ड फॉसिल क्या होते हैं बेटा? समटाइम्स some dead organisms are नेचुरली बरीड का मतलब प्राकृतिक रूप से दफना दिए गए इन आइस। सो देयर इज नो माइक्रोबियल ग्रोथ, so their body found as it is, एड इट वॉज कहो क्योंकि पहले थी, आज तो है ना, एज इट इज इन आइस। ठीक, सच फॉसिल्स आर कॉल्ड अनअल्टर्ड फॉसिल।
क्या कहलाएंगे बेटा? अनअल्टर्ड फॉसिल्स। क्या सर ऐसा कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बेटा अनअल्टर्ड फॉसिल का? हाँ बेटा दे सकते हैं। कैसा है अनअल्टर्ड फॉसिल? रसिया में एक बेटा जगह है साइबेरिया, बहुत बड़ा हिस्सा है, ठंडा हिस्सा है। रसिया का एक पार्ट है साइबेरिया। साइबेरिया से एक फॉसिल प्राप्त किया गया। साइबेरिया से क्या प्राप्त किया गया बेटा? साइबेरिया से एक फॉसिल प्राप्त किया गया। साइबेरिया क्या है बेटा? बहुत ही आइसोलेटेड एरिया है, वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत कम है। रसिया की मेन पॉपुलेशन जो है उसके जो यूरोपियन पार्ट है उसमें रहती है, सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह वाले इलाके में। और साइबेरिया वाला रीजन ठंडा है, वहाँ पर बर्फ़ भी जमी रहती है। ठीक है, तो साइबेरिया वाले रीजन में क्या पाया गया बेटा? एक फॉसिल पाया गया। वो फॉसिल था बेटा वूली मैमथ का। वूली मैमथ क्या था बेटा? एक हाथी था। ठीक है, जो आज के टाइम पर बेटा इंस्टिंक्ट है, मानी क्या हो गया बेटा? वो हो गया विलुप्त। लेकिन ये जो वूली मैमथ का फॉसिल मिला हमें कहाँ? साइबेरिया में दबा हुआ। ये कैसा था बेटा? ये एज इट इज़ प्रिजर्व था। कैसा था बेटा? एज इट इज़, बिल्कुल वैसे का वैसा प्रिजर्व्ड था। ठीक है, अब ये वूली मैमथ कब था? तो डेटिंग से पता चला कि कितने टाइम पहले था। ये 25,000 ईयर अगो था। आज से 25,000 साल पहले ये था। और 25,000 साल बाद भी देख लो इसकी बॉडी ख़राब नहीं हुई। क्यों? क्योंकि किसके नीचे दबा था बेटा? ये दबा था किसके नीचे? आइस के नीचे दबा था। और आइस के नीचे दबा होने के कारण इसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई, जिसके कारण इसकी बॉडी वैसे के वैसे मिली कहाँ पर? आइस में। ठीक है, तो ऐसे फॉसिल को क्या कहते हैं? अनअल्टर्ड फॉसिल। तो ये क्या था बेटा? दिस वाज ए अनअल्टर्ड फॉसिल। ठीक है, वूली मैमथ क्या था? एक अनअल्टर्ड फॉसिल था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा। अब चलते हैं बेटा पेट्रीफाइड में। ठीक है, कहाँ चलते हैं बेटा? पेट्रीफाइड फॉसिल्स में। व्हाट आर द पेट्रीफाइल्स? देखो होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स की जब डेथ हो जाती है तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो रिप्लेस हो जाता है। देखो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? आपकी जो बोन्स वगैरह हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? बोन मैरो वगैरह होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं बेटा? आपकी बॉडी भी बहुत किस चीज़ की बनी है? ऑर्गेनिक मटेरियल की ही बनी है। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं ना, धीरे धीरे किस में चेंज हो जाते हैं बेटा? ये रिप्लेस हो जाते हैं किसके द्वारा? इनऑर्गेनिक मटेरियल के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे फॉसिल्स जिनके बॉडी के ऑर्गेनिक मैटर किस में चेंज हो जाएं? इनऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज हो जाएं, तो बेटा क्या होगा? फिर उस बॉडी में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का डिपोजिशन हो जाएगा। डिपोजिशन मतलब जमाव हो जाएगा। भाई देखो ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है अगर वो रिप्लेस हो जाएगा इनऑर्गेनिक मटेरियल से, तो मेरी बॉडी में आपको क्या मिलेगा? इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो आप यही कहोगे ना कि हाँ इस बॉडी में इनऑर्गेनिक मटेरियल का क्या हो गया है? डिपोजिशन हो गया है। ठीक है, तो मैं वो फॉसिल हूँ जिसका ऑर्गेनिक मटेरियल रिप्लेस हो गया किससे? इनऑर्गेनिक मटेरियल से। तो मैं क्या कहलाऊंगा बेटा? मैं कहलाऊंगा पेट्रीफाइड फॉसिल। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं बेटा? समटाइम्स द organic material of dead organisms are replaced by inorganic material. इन द बॉडी में ऑर्गेनिक मटेरियल्स का रिप्लेस हो जाना किसके द्वारा बेटा? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स द्वारा। क्या कहलाता है बेटा? इज कॉल्ड बॉडी। यहाँ पर लिखते हैं बेटा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेट्रीफिकेशन। पेट्रीफिकेशन क्या है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म था उसकी ऑर्गेनिक मटेरियल रिप्लेस हो गए बेटा किससे? इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, उसके ऑर्गेनिक मटेरियल का थोड़ा थोड़ा डिकम्पोजिशन होता गया, वो चेंज हो गए किसमें? इनऑर्गेनिक मटेरियल में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? पेट्रीफिकेशन कहते हैं। और ऐसा फॉसिल जिसमें पेट्रीफिकेशन की प्रोसेस हुई हो वो क्या कहलाता है बेटा? पेट्रीफाइड फॉसिल कहलाता है। एंड दोज फॉसिल्स
those fossils in which petrification was done or called petrified फॉसिल्स। आज के टाइम पे जो बेटा फॉसिल्स मिलते हैं ना, वो मैक्सिमम कौन से होते हैं, वो पेट्रीफाइड फॉसिल्स होते हैं। सो वी कैन राइट फॉसिल्स फाउंड टुडे आर मोस्टली पेट्रीफाइड फॉसिल्स। मोस्टली क्या होते हैं बेटा, वो आपके पेट्रीफाइड फॉसिल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात क्लियर है तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। देन हम लोग ये समझेंगे कि फॉसिल्स तो हमको मिल गया। जैसे हमको क्या मिला, रसिया के साइबेरिया में क्या मिला बेटा, एक फॉसिल मिला वूली मैमथ का। अब हमने क्या कहा कि ये 25,000 साल पुराना है, तो हमने कैसे डिसाइड किया कि इसकी एज जो है ये 25 साल है, 25,000 साल है, सॉरी 25 बोला हो तो उसके लिए सॉरी। ये कितना है बेटा, 25,000 है, 25,000 ईयर पुराना है ये। तो कैसे पता चलेगा बेटा, इसकी क्या करते हैं बेटा, इसकी डेटिंग करते हैं। ठीक है, तो जो डेटिंग की तकनीक है ना, कैसे हम डेटिंग करते हैं फॉसिल्स की, वो हम समझ लेते हैं। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें। देन यहाँ पर थोड़ा सा रफ करता हूँ मैं, यहीं पर आपकी डेटिंग की प्रोसेस को लिख देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। करिए फटाक से स्क्रीनशॉट। चलो बेटा इसको रफ करते हैं फटाक से, फिर कुछ अच्छी चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। देखने में तो लग रहा है कि बड़ा आसानी से सर मिटा रहे हैं, लेकिन बड़ी मेहनत लग रही है इसमें। चलो अब यहाँ पर एक प्रोसेस लिखते हैं बेटा, डेटिंग ऑफ फॉसिल। डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की डेटिंग कैसे करते हैं। कोई फॉसिल जो हमें मिला है वो कितना पुराना है, इस बात के लिए हमको क्या करनी पड़ती है बेटा, उसकी डेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, क्या करनी पड़ती है बेटा, डेटिंग करनी पड़ती है। अब वो डेटिंग करने के कुछ मेथड्स होंगे। हाँ सर होंगे। तो डेटिंग करने के दो मेथड्स हैं। क्या है बेटा, 2 मेथड्स। इसके कितने मेथड हैं, 2 मेथड हैं। पहला मेथड कौन सा है, पहले मेथड को आप कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट मेथड। कौन सा मेथड, एब्सोल्यूट मेथड। देन दूसरा मेथड जो है ना, उसको आप कहते हैं बेटा रिलेटिव मेथड। क्या कहते हो, रिलेटिव मेथड। तो चलते हैं बेटा फर्स्ट मेथड की तरफ। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, एब्सोल्यूट मेथड, जिसके कई पार्ट होते हैं, जिसमें आती है आपकी रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, जिसको हम कहते हैं बेटा C14 कार्बन डेटिंग। ठीक है, अब ध्यान सुनिए। दूसरा होता है बेटा लेड यूरेनियम मेथड, लेड यूरेनियम मेथड। इन मेथड की डिटेल में नहीं जाना है, आपको केवल समझना है कि डेटिंग करते किसकी, कौन कौन सी टेक्निक द्वारा है। फिर तीसरा लिख लो बेटा पोटेशियम ऑर्गन मेथड।
क्या पढ़ते हैं बेटा, पोटेशियम ऑर्गन मेथड पढ़ते हैं। लास्ट लिख लो बेटा इलेक्ट्रॉन स्पिन, ध्यान से सुनेंगे बेटा इसको, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, ठीक है। जिनमें से इस मेथड को, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड को मोस्ट एक्यूरेट मेथड माना जाता है कि इस टेक्निक से अगर हम किसी फॉसिल की डेटिंग करते हैं तो हमको एग्जैक्ट टाइम पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा दिस इज वेरी एक्यूरेट मेथड ऑफ डेटिंग ऑफ फॉसिल, ठीक है। दूसरा मेथड है बेटा रिलेटिव मेथड विच इज नॉट वेरी एक्यूरेट, ठीक है। रिलेटिव का मतलब हम किसी से तुलना करके इसके निकालते हैं। जैसे देखो सपोज करो वी हैव ए माउंटेन, ठीक है, क्या है हमारे पास एक माउंटेन है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस माउंटेन का, एक मिनट थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं ताकि नीचे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। मान लो ये एक माउंटेन है, ठीक है, ये एक माउंटेन है। इस माउंटेन का कौन सा हिस्सा पहले बना होगा, कौन सा हिस्सा बाद में बना होगा बेटा? तो सर आप कहोगे सर ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना ये पहले फॉर्म हुआ होगा। तो सपोज़ करो बेटा, सपोज़ करो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म ऐसे मिलता है, हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है जो दबा हुआ है चट्टान में। तो दिस इज़ ए फॉसिल, क्या है बेटा, एक फॉसिल है। एक ऑर्गेनिज्म मिलता है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर वाले भाग में, ठीक है। जो ऊपर वाले भाग में मिल रहा है ऑर्गेनिजम्स वो क्या है, थोड़ा इससे अलग है, थोड़ा इससे लंबा है, ठीक है। टेल इसकी बड़ी सी है और इसके क्या हैं, पैर वगैरह हैं। एक यहाँ मिलता है, ठीक है। तो आप क्या मानोगे कि इनमें पुराना फॉसिल कौन है, कौन सा, ये दोनों फॉसिल आपको इसी माउंटेन से मिले हैं। अब आपसे पूछा जाए इनमें कौन सा नया है कौन सा पुराना है, तो हमने क्या पढ़ा है कि ये बनते हैं सेडिमेंटेशन से। किसके बनते हैं बेटा, सेडिमेंटेशन से। तो पहले नीचे का पोर्शन बना होगा, पहले ये दबा होगा, इसके ऊपर धीरे 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 रॉक बनती गई होगी, चट्टान बनती गई होगी, फिर उसके बाद उस चट्टान पर ये दबा होगा, तो फिर इसके ऊपर रॉक बनती गई होगी। तो पहले कौन था, पहले ये था ना बेटा, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, ओल्ड कहेंगे। ये क्या था बेटा, ओल्ड फॉसिल, ठीक है। जब जो ओल्ड था ना वो ज़्यादा एडवांस रहा होगा, नहीं बेटा वो ज़्यादा एडवांस नहीं था, तो एक क्या था, ये लेस डेवलप था। और उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये ज़्यादा डेवलप हुआ। क्या हुआ बेटा, ये ज़्यादा डेवलप हुआ, यानी यहाँ पर क्या हुआ, ये मोस्ट डेवलप है, क्योंकि बाद में आया। तो हम ये मानते हैं कि जो मोस्ट डेवलप है ना, ये कैसा है बेटा, ये न्यू फॉसिल है। अच्छा हमने कैसे देखा बेटा, हमने इसकी लोकेशन से देखा कि ये हमको कहाँ मिल रहा था, ये हमको कहाँ मिल रहा था। तो हम इसके रिलेशन में हम क्या कह रहे हैं कि इसके रिलेशन में ये एडवांस है। यानी अगर रिलेटिव हम मेथड अपनाएं तो इसको क्या मानेंगे, इसको न्यू फॉसिल मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बेटा, ओल्ड फॉसिल। क्यों, क्योंकि ये ऊपर मिल रहा है, ये कहाँ मिल रहा है, नीचे। जाहिर सी बात है ये वाली चट्टान पहले बनी होगी तो ये पहले दबा होगा, ये बाद में बनी होगी तो ये बाद में दबा। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव मेथड। दिस इज नॉट वेरी एक्यूरेट मेथड फॉर डेटिंग ऑफ फॉसिल। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डेटिंग ऑफ फॉसिल इज इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पर कि हम लोग इस फॉसिल को काहे पढ़ रहे हैं। हम लोग इस फॉसिल को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग इस फॉसिल से ये जानना चाहते हैं, ये फॉसिल हमको इस बात का एविडेंस दे कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जैसी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं बेटा, हम क्या लिखते हैं बेटा, हाउ this fossil helps us to understand evolution. What are the applications of the fossil in the study of evolution? ठीक है, एवोल्यूशन के अध्ययन में फॉसिल्स का क्या रोल है वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ फॉसिल्स, एप्लीकेशंस ऑफ फॉसिल्स, एप्लीकेशन ऑफ फॉसिल्स एज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। हमें कैसे बताते हैं फॉसिल्स के एवोल्यूशन की प्रोसेस हुई है, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन लेते हैं बेटा एक एग्जांपल के थ्रू। फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग लेते हैं बेटा किसके थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है।
एग्जाम्पल के थ्रू लेने से पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ पर एक बात लिखते हैं कि फॉसिल्स प्रोवाइड अस कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स। ठीक है, दो ग्रुप्स जो अलग अलग हैं अभी, उनके बीच में क्या कनेक्टिंग लिंक था या मिसिंग लिंक था, उसको बताने का काम करते हैं कौन? फॉसिल। जिससे हमें यह पता चलता है कि एक ग्रुप की एवोल्यूशन जो है, एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, पहले ग्रुप की एडवांसमेंट हो गई तो दूसरा ग्रुप बन गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से पता चलेंगी? फॉसिल से। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है बेटा मेरे पास एक बर्ड। क्या है बेटा उस बर्ड का नाम? आर्कियोप्टेरिक्स। मेरे पास क्या है? एक बर्ड है जिसका नाम क्या है बेटा? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? इट इज़ ए प्रिमिटिव बर्ड। क्या लिखेंगे बेटा? पहली बात लिखेंगे इट इज़ ए प्रिमिटिव बर्ड। इट वॉज लिखो बेटा, क्योंकि अभी तो है नहीं है। इट वॉज ए प्रिमिटिव बर्ड। क्या है बेटा? एक तरीके का प्रिमिटिव बर्ड है। विच फॉसिल्स आर फाउंड इन बावेरिया, जर्मनी। बावेरिया एक जगह है बेटा, कहाँ पर? जर्मनी में। वहाँ से इसके क्या मिले हैं? वहाँ से इसके फॉसिल मिले हैं। ये क्या था बेटा? एक प्रिमिटिव बर्ड था। फॉसिल्स इन बावेरिया, जर्मनी बाय अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा कब खोजा गया था बेटा? ये खोजा गया था 1854 में। ठीक है, 1854 में ये फॉसिल मिला था। कहाँ से? बावेरिया, जर्मनी से। ठीक है, कौन सा फॉसिल था? एक प्रिमिटिव बर्ड का फॉसिल था। ठीक है, बहुत पुराना बर्ड था, आज के बर्ड जैसा नहीं था, ये थोड़ा सा अलग टाइप का बर्ड था। ठीक है, अब इस बर्ड को क्या मानते हैं? दिस बर्ड वाज सपोज टू बी ए कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या है? कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दो ग्रुप को अटैच करता हो या जोड़ता हो, यानी उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर पहले वाले ग्रुप के भी हों कैरेक्टर, कुछ बाद वाले ग्रुप के भी हों। जो पहले आया होगा ग्रुप उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव ग्रुप, और जो बाद में ग्रुप आया उसको हम क्या कहेंगे बेटा? उसको हम कहेंगे एडवांस ग्रुप। ठीक है, तो पुराने वाले के कैरेक्टर हैं तो उसको कहेंगे प्रिमिटिव कैरेक्टर, बाद वाले ग्रुप के कैरेक्टर हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवांस कैरेक्टर। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एक मिनट जरा रुकना। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा देख, हमने क्या कहा कि ये जो आर्कियोरेप्टिक्स था ये क्या था? आर्कियोरेप्टिक्स एक कनेक्टिंग लिंक था। अब कनेक्टिंग लिंक था यानी दो ग्रुप को जोड़ने वाला लिंक था। तो वो दो ग्रुप कौन से थे जिनको ये जोड़ रहा था? तो बेटा एक ग्रुप था रेप्टाइल का और एक ग्रुप था किसका? एप्स का। तो हम क्या लिखते हैं बेटा? इट इज़ ए कनेक्टिव लिंक। इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिव लिंक कह दो या फिर इसको बेटा मिसिंग लिंक कहते हैं। मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड एप्स। ठीक है, अब सवाल यह है बेटा कि कनेक्टिव लिंक क्या होते हैं? व्हाट इज कनेक्टिव लिंक? कनेक्टिव लिंक क्या होते हैं बेटा? दोज ऑर्गेनिज्म which have some advanced or some primitive character. Some advanced and some primitive character are called connective link. ठीक, अब सवाल ये है कि ये ऑर्गेनिज्म जो था आर्कियोप्टेरिक्स, इसके अंदर कौन से प्रिमिटिव और कौन से एडवांस कैरेक्टर थे? तो आप बात समझिए बेटा, आप बात समझिए। सबसे पहले क्या आए थे बेटा? पहले आए थे रेप्टाइल्स। इन रेप्टाइल्स में क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ, ये थोड़ा सा इवॉल्व हुए। तब क्या आते हैं बेटा? इनसे आते हैं एप्स और इनसे आते हैं मैमल्स। ठीक है, ये बात समझ रहे हो आप? रेप्टाइल्स से क्या आए? एप्स आए, और रेप्टाइल्स से आए मैमल। तो रेप्टाइल्स क्या हुए? इस केस में रेप्टाइल हुए बेटा प्रिमिटिव, यानी ये पहले थे, यानी ये हो गए प्रिमिटिव, और
एप्स और मैमल क्या हो गए बेटा, एडवांस हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रिमिटिव कैरेक्टर होंगे ना वो किसके होंगे, रेप्टाइल के होंगे। तो जो आर्कियोप्टेरिक्स था इसके अंदर प्रिमिटिव कैरेक्टर किसके होंगे, रेप्टाइल्स के होंगे। और इसके अंदर बेटा जो ये एडवांस्ड कैरेक्टर है ना ये किसके होंगे बेटा, एप्स के होंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो बेटा आप। इसके अंदर क्या होंगे, कुछ रेप्टाइल के कैरेक्टर हैं और कुछ एप्स के कैरेक्टर हैं, यानी ये पुराना ग्रुप था और ये क्या है, नया ग्रुप है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म था ये कहीं बीच में था, इसके अंदर इसके भी कैरेक्टर्स थे, इसके अंदर इसके भी कैरेक्टर्स थे। ठीक है, तो इसीलिए क्या माना जाता है, इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, किसके बीच का, रेप्टाइल एंड एप्स के बीच का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है बेटा। अब इसमें एक वर्ड हमने लिखा है मिसिंग लिंक। व्हाट डू यू मीन बाय मिसिंग लिंक? मिसिंग का मतलब बेटा जो कभी कनेक्टिंग लिंक तो है, यानी दो ग्रुप को कनेक्ट तो कर रहा है, लेकिन आज के टाइम पर क्या है बेटा, ये मिसिंग है, यानी आज के टाइम पर ये नहीं है। भाई आज के टाइम पर क्यों नहीं है, क्योंकि ये धरती से क्या हो गया बेटा, एक्सटिंक्ट हो गया है, यानी विलुप्त हो गया है। ठीक है, तो वाई इट इज कॉल्ड मिसिंग लिंक? इट इज कॉल्ड मिसिंग लिंक बिकॉज it is called missing link because it is extinct। ये क्या हो गया बेटा, एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, यानी विलुप्त हो गया है। क्या हो गया बेटा, धरती से ये विलुप्त हो गया है। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से हमको ये पता चल रहा है ना कि एविडेंस किसका मिल रहा है बेटा, एवोल्यूशन का। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा जीव मिला जिसके अंदर रेप्टाइल्स के भी गुण थे और एप्स के भी गुण थे। तो इससे ये साबित हो रहा है कि एप्स जो है ना वो इवॉल्व हुए हैं किससे, रेप्टाइल्स से। क्योंकि बीच में कुछ मॉडिफिकेशन हुई होगी तो ये आया होगा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई तो ये एप्स आ गए। तो यानी यहाँ तक समझ आई बेटा बात कि रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए हैं किसमें, एप्स में। यानी एविडेंस मिला कि नहीं मिला एवोल्यूशन का? हाँ सर मिला है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि आर्कियोप्टेरिक्स में ऐसे क्या लक्षण थे, किसके, प्रिमिटिव कैरेक्टर यानी रेप्टाइल्स के, और ऐसे क्या लक्षण थे यानी एडवांस कैरेक्टर ऐसे क्या थे, किसके, एप्स के, वो देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फटाक से बेटा इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन इसको हम रफ करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा इधर वाला पोर्शन हम रफ कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलो अब ध्यान से सुनते हैं बेटा, ध्यान से सुनते हैं। इसके लिखते हैं कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स और इसके कुछ लिखते हैं एडवांस कैरेक्टर। तो मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास है आर्कियोप्टेरिक्स। मेरे पास क्या है बेटा, आर्कियोप्टेरिक्स है। इस आर्कियोप्टेरिक्स के कुछ लिखेंगे बेटा प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। क्या लिखेंगे बेटा, इसके लिखेंगे कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स और इसके लिखेंगे बेटा कुछ एडवांस्ड कैरेक्टर। क्या लिखेंगे बेटा, इसके कुछ एडवांस्ड कैरेक्टर्स लिखेंगे। अब इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स जो होंगे ना वो किससे मैच कर रहे होंगे बेटा, पहले कौन था, पहले रेप्टाइल थे, तो ये क्या होंगे बेटा, ये रेप्टिलियन कैरेक्टर होंगे। क्या है बेटा, ये रेप्टिलियन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये आपके एवियन कैरेक्टर्स हैं। क्या है बेटा, दीज आर एवियन कैरेक्टर्स। अब रेप्टिलियन कैरेक्टर्स को ध्यान से देखिए कौन कौन से थे। इनके पास क्या थी बेटा, एलोंगेटेड बॉडी और टेल थी। रेप्टाइल्स जो होते हैं ना उनके पास क्या होती है बेटा, टेल होती है। तो इनके पास भी क्या थी, इनके पास भी एक लंबी टेल थी। और टेल कैसे होती है बेटा, पॉइंटेड होती है। ठीक है, नुकीली होती है। तो इनके पास क्या थी बेटा, इनके पास थी पॉइंटेड लॉन्ग टेल। ठीक है, और क्या थे बेटा, इनके पास टीथ हुआ करते थे। क्या थे इनके पास, इनके पास बेटा दांत थे। क्या थे इनके पास, दांत। दांत का मतलब कि जैसे हड्डियां होती हैं, हमारी जौ होती है, जौ के अंदर क्या होते थे, कुछ ऐसे सांचे फिट थे जो भोजन को काटने, चीरने और फाड़ने का काम करते थे। यानी उनके पास क्या थे, टीथ थे। रेप्टाइल्स के पास टीथ होते हैं। आपने मगरमच्छ को देखा है बेटा, उनमें क्या होते हैं, टीथ होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, दे हैव टीथ, दे हैव
टीथ। ठीक है, इनके पास क्या थी बेटा, टीथ भी थे। और क्या थे बेटा इनके रेप्टाइलियन कैरेक्टर, ध्यान से सुनिए बेटा, इनकी बॉडी कैसे थी, लॉन्ग टेल थी, सॉरी हाँ पॉइंटेड लॉन्ग टेल थी, और दे हैव टीथ, उनके पास टीथ था। और क्या था, इनकी जो बोन्स थी ना वो बोन्स सॉलिड थी। क्या थी बेटा, सॉलिड बोन्स। क्या थी इनके पास, कुछ सॉलिड बोन्स थी। ठीक है, इन बोन्स को कहते हैं बेटा नॉन न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक का मतलब ऐसी बोन्स बेटा जो खोखली होती हैं, नहीं इनके पास क्या थी बेटा, नॉन न्यूमैटिक बोन्स थी। एवियन कैरेक्टर कुछ कैसे थे, जैसे देखो बेटा इनके पास क्या थे, इनके पास बॉडी पर क्या थे, फिदर्स थे। फिदर्स मतलब पंख। तो क्या थे बेटा, दे हैव फीदर्स ऑन देयर बॉडी। ठीक है, और क्या था बेटा, और क्या था, और इनके अंदर इनका जो आगे वाला पैर था ना, जो फोर लिम्ब था, वो मॉडिफाई हो गया था किसमें, विंग्स में। तो फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। थर्ड क्या था बेटा, इनके पास बीक थी। बीक मतलब चोंच, बीक आर प्रेजेंट। पक्षियों में चोंच नहीं होती बेटा, सॉरी पक्षियों में चोंच होती है, दांत नहीं होते। तो दांत की एब्सेंस होती है किसमें, पक्षियों में। दांत मॉडिफाई हो जाती है किसमें, बीक में। तो इनमें क्या थे बेटा, इनमें टीथ भी थे। और कैसा डेंटिशन था, होमोडोंट, यानी कि सारे दांत कैसे थे बेटा, एक जैसे थे। होमोडोंट का मतलब सारे दांत एक जैसे होते हैं, उसको कहते हैं होमोडोंट डेंटिशन। तो डेंटिशन कैसे था बेटा, होमोडोंट डेंटिशन था। और होमोडोंट डेंटिशन के साथ साथ में इनमें क्या थी बेटा, बीक वेयर आल्सो प्रेजेंट, इनमें चोंच भी थी। ठीक, तो ऐसे कई सारे कैरेक्टर थे जो प्रिमिटिव टाइप के थे, और ऐसे कई थे जो एडवांस टाइप के थे। वो किस में थे बेटा, वो थे आर्कियोप्टेरिक्स में। तो ये माना गया कि ये आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसमें रेप्टाइल और एवियस के गुण दोनों थे। तो इससे ये साबित होता है कि रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए थे किसमें, एप्स में। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है बेटा, हमें एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन मिला कि नहीं मिला इससे, हाँ सर मिला है। ठीक है, तो फॉसिल्स क्या देते हैं, कनेक्टिव लिंक देते हैं, यानी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या मिलते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिनमें दोनों के गुण रहते हैं। दो ऑर्गेनिज्म वाले ग्रुप के, जैसे आपके पास आप क्या था, रेप्टाइल था, और जैसे आपके पास एप्स था, इनके बीच में आपको एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जिसके अंदर दोनों ग्रुप थे। बात समझ आई बेटा, अगर बात समझ आई है तो अब इसका स्क्रीनशॉट कर लो। देन हम चलते हैं बेटा कि फॉसिल्स का दूसरा क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, किस संबंध में, एवोल्यूशन की जानकारी के संबंध में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम लोग एक किसी स्पीशीज की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं। तो फटाक से अब इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग दूसरे एप्लीकेशन में चलेंगे। चल बेटा, इसको रफ करते हैं और फटाक से समझते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, क्लास लंबी होती जा रही है, फिर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ के इसको क्या करते हैं, हम लोग कंक्लूड करते हैं। बट आज बड़ी मेहनत ले रहा है ये, पता नहीं क्यों मिट ही नहीं रहा है। चल बेटा, दूसरा पहला एप्लीकेशन क्या था, एविडेंस ऑफ फॉसिल एज कनेक्टिंग लिंक। अब देखो, अब हम दूसरा देखते हैं बेटा, इवोल्यूशनरी। दूसरा एप्लीकेशन क्या है बेटा, पहला एप्लीकेशन क्या था, पहला एप्लीकेशन था बेटा किसका, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में हमको देखना है। ठीक है, और एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में हमने क्या देखा कि फॉसिल्स किस रूप में काम आते हैं, कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, तो दूसरा हमारा एप्लीकेशन जो है बेटा, वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनिमल। मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ शायद आप समझ पाओ कि ये चीज़ क्या है। हमको कैसे पता चला कि हमारे जो जस्ट पूर्वज थे, हमारे जो जस्ट पूर्वज ह्यूमंस थे वो कैसे थे, कैसे पता चला होगा, उनके हमें क्या मिले होंगे, फॉसिल्स मिले होंगे। उनसे पहले कौन था, ये बात कैसे पता चली होगी, ये बात कैसे पता चली होगी, उसके भी फॉसिल मिले होंगे। मान लो हुआ क्या कि मुझे 4 फॉसिल मिले, A, B,
सी एंड डी के। डी क्या है बेटा, मोस्ट एडवांस है। क्या है बेटा, ये मोस्ट एडवांस है, ठीक है। अब इसके देखो हमको ये डी क्या है, एक स्पीसीज है, चलो मान लो ह्यूमन ही है। ये ह्यूमन जो है ना, ये मोस्ट एडवांस है, नहीं आज का ह्यूमन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे। अच्छा चलो मैं नाम ही लिख देता हूँ आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। मुझे मिलता है होमो हैबिलिस, मुझे मिलता है होमो इरेक्टस, मुझे मिलता है निएंडरथल, मैन, और मुझे मिलता है बेटा क्रो-मैग्नॉन मैन, और मुझे मिलता है होमो सैपियंस। ठीक, आज का इंसान क्या है बेटा, होमो सैपियंस है। अब इन सबके होमो हैबिलिस के, होमो इरेक्टस और निएंडरथल मैन और क्रो-मैग्नॉन मैन के मुझे क्या मिले, फॉसिल्स मिले दुनिया की अलग अलग जगह से। अब मैं किसको मानूंगा कि वो इस होमो सैपियंस का जस्ट पूर्वज है। होमो सैपियंस किससे इवॉल्व हुए हैं, इन चारों में किससे इवॉल्व हुए, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे ऐसे पता चलेगा ना कि ये होमो सैपियंस जिससे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ दिखाता होगा, ये होमो सैपियंस ज़्यादा सिमिलरिटी दिखाता है किससे, क्रो-मैग्नॉन मैन से। तो हम ये मानते हैं कि ये होमो सैपियंस किससे डेवलप हुआ बेटा, क्रो-मैग्नॉन मैनों से, ठीक है। अब फिर उसके बाद बचे कितने, 3। अब इन तीनों फॉसिल में कौन ऐसा फॉसिल है जो क्रो-मैग्नॉन मैनों से पहले आया होगा, यानी क्रो-मैग्नॉन मानव का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, क्रो-मैग्नॉन मानव कहाँ से इवॉल्व हुआ है, क्रो-मैग्नॉन मैन जो है वो इन तीनों में किससे इवॉल्व हुआ है। तो भाई ये इन तीनों में ये जिससे ज़्यादा मैच करेगा, इसके ज़्यादा कैरेक्टर जिनसे ज़्यादा मैच करेंगे ना, वही उसका एंसेस्टर है भाई। तो क्रो-मैग्नॉन मानव ज़्यादातर रिलेट करता है किससे बेटा, निएंडरथल मैन से। अब सवाल ये उठा कि निएंडरथल मैन होमो इरेक्टस से आया है कि होमो हैबिलिस से आया है। तो बेटा इसके कैरेक्टर इन दोनों में से जिससे ज़्यादा मैच करते होंगे उससे आया होगा। तो इसके मैच करते हैं बेटा इससे, ठीक है। तो अब इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब फिर मैंने देखा कि होमो इरेक्टस के कैरेक्टर्स किससे मैच करते हैं, कुछ होमो हैबिलिस से। तो ये किससे आया है बेटा, होमो हैबिलिस से। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल रही है, इस तरीके से मुझे बेटा इस ह्यूमन की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिल रही है ना, कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले क्या आया इस टाइम पर, इस एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या आया बेटा, होमो हैबिलिस आया होगा। फिर इससे कुछ मिलता जुलता क्या था, होमो इरेक्टस था। अच्छा ये जो मैंने हिस्ट्री क्रिएट की है, ये कैसे की, आप ये बात समझ पा रहे हो। सपोज करो हम लोग क्या है, होमो सैपियंस है बेटा। हम लोग के कैरेक्टर देखो, मुझे एकदम क्लियर मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ध्यान से पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लगा के सुनो। ये चीज़ क्या है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये समझ आ जाएगा। हम पढ़ रहे हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसकी, एनिमल की। ह्यूमन भी क्या है बेटा, एक एनिमल है। आज के ह्यूमन को आप होमो सैपियंस मानते हो। इस होमो सैपियंस ने अपने क्या खोजे, कुछ फॉसिल्स खोजे। मानव के कुछ फॉसिल्स मिले अलग अलग जगह पर। अब सवाल ये था कि आज का ह्यूमन किससे इवॉल्व हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा था। तो क्या की गई बेटा, इन चारों फॉसिल्स की स्टडी की गई। फिर ये देखा गया कि इन चारों में जो ज़्यादा क्लोज कैरेक्टर वाला होगा, जो ज़्यादा क्लोज रिलेशन रखता होगा होमो सैपियंस से, होमो सैपियंस के जस्ट पहले वही आया होगा। तो पता चला कि क्रो-मैग्नॉन मानव जो था ना, वो ज़्यादा सिमिलरिटी रखता था किसके साथ में, होमो सैपियंस के साथ में, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि इन चारों में होमो सैपियंस से जस्ट पहले क्रो-मैग्नॉन आया था। अब बचे कितने, अब बचे आपके पास 3। अब सवाल ये था कि इन तीनों में क्रो-मैग्नॉन मैन से पहले कौन आया होगा। तो भाई जो क्रो-मैग्नॉन मानव से जस्ट पहले आया होगा, उसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो मैच करते होंगे, ज़्यादातर सिमिलर होंगे किससे, क्रो-मैग्नॉन मानव से। तो हमें पता चला कि जो निएंडरथल मैन था वो सिमिलरिटी रखता था ज़्यादा किससे, वो ज़्यादा रखता था क्रो-मैग्नॉन मानव से। तो हमने ये मान लिया कि इन तीनों में निएंडरथल मैन ही वो था जो इससे जस्ट पहले आया था, ठीक है। अब फिर सवाल उठता है कि होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस में कौन पहले आया होगा। तो सवाल ये था बेटा कि निएंडरथल मैन से ज़्यादा जो क्लोज रिलेशन वाला होगा वो निएंडरथल मैन से पहले आया होगा। वो कौन था बेटा, होमो इरेक्टस था। फिर होमो इरेक्टस के कैरेक्टर मैच करते थे होमो हैबिलिस से। तो ये माना गया कि होमो हैबिलिस आपके इरेक्टस से पहले आया होगा। ये बात समझ आई बेटा। तो इससे क्या हुआ बेटा, हमने क्या तैयार किया बेटा, हमने एक लीनिएज तैयार किया, हमने एक लाइन तैयार की है जिसमें आप एंसेस्टर है, ये उसका डिसेंडेंट है। ये एंसेस्टर देखो, ये डिसेंडेंट है किसका, इसका,
इसके एंसेस्टर कौन है, ये हैं, इसके एंसेस्टर कौन है, ये हैं, ये इसके एंसेस्टर कौन है, ये हैं। तो यानी अगर मैं एंसेस्टर की बात करूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमको क्या मिलते जाएंगे, एंसेस्टर। यहाँ से अगर नीचे की तरफ जाएंगे बेटा तो हमको क्या मिलेंगे, डिसेंडेंट मिलेंगे। ठीक है, तो जब हम डिसेंडेंट और एंसेस्टर को उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से अरेंज करते हैं ना तो हमको क्या मिलते हैं बेटा, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिलती है किसकी, ऑर्गेनिजम्स की। तो हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखनी है किसकी, दो ऑर्गेनिजम्स की। एक हम देखने की कोशिश करते हैं बेटा हॉर्स की, दूसरी देखने की कोशिश करते हैं किसकी, ह्यूमन की। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा, अब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब क्या है समझ गए ना बेटा, अलग अलग फॉसिल्स के अकॉर्डिंग हम ये अरेंज करते हैं कि कौन सा फॉसिल, कौन सा जो है एनिमल पहले आया होगा, कौन सा बाद में आया होगा। इस तरीके से हमको क्या मिलती है, किसी एनिमल की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिलती है, जैसा भी मैंने आपको समझाया ह्यूमंस का एग्जांपल लेके। अब चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे और समझने का प्रयास करते हैं बेटा, समझने का प्रयास करते हैं दो ऑर्गेनिजम्स को। एक मिनट बेटा, चलो सबसे पहले लेते हैं बेटा यहाँ पर हॉर्स को। किसको लेते हैं बेटा, इस साइड में लेते हैं हॉर्स को। पहले हॉर्स की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझते हैं। सबसे पहले क्या आया, इयोहिपस आया, इयोहिपस। ठीक, उसके बाद इसका थोड़ा सा ये इवॉल्व हुआ तो क्या आया बेटा, तब आया मीजोहिपस। तब क्या आया बेटा, तब आया मीजोहिपस। बाहर बेटा बहुत शोरगुल है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैनेज करिए आप। फिर आता है बेटा आपका मैरी हिप्पस। कौन सा हिप्पस बेटा, तब आता है आपका मैरी हिप्पस। फिर उसके बाद आता है बेटा प्लियो हिप्पस। फिर उसके बाद क्या आता है बेटा, उसके बाद आता है आपका इकप्स। क्या आता है बेटा, आपका इकप्स आता है। ठीक है, या फिर इकप्स क्या है, इसको एक्वस कह दो, इक्वस। ठीक है, ऐसे सही रहेगा। इयोहिपस क्या है बेटा, इयोहिपस कैसा हॉर्स था बेटा, ये डॉग लाइक था, डॉग लाइक था। मीजोहिपस क्या था, मीजोहिपस से थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये कैसा हुआ बेटा, ये सिप लाइक था, थोड़ा सा एडवांस हुआ, ये सिप के जैसा हुआ। मेरी हिप्पस जो था ना बेटा, वो डंकी के जैसा था, डंकी मतलब गधे जैसा था। ठीक, प्लियोहिपस कैसा था बेटा, ये पोनी साइज का था, डंकी से थोड़ा बड़ा था, मॉडर्न हॉर्स से थोड़ा क्या था, कम था, पोनी लाइक शेप था। इक्वस क्या था बेटा, मॉडर्न हॉर्स था। आपने बेटा देखा होगा ना मूवीज़ वगैरह में जो घोड़े देखे आपने, ऊंचे ऊंचे घोड़े होते हैं, शादी वगैरह वाला घोड़ा देखा है आपने। ठीक है, कभी ना कभी बैठने का तो मौका मिलेगा ही। ठीक है, तो आपने देखा तो होगा ही, देखने बैठने का मौका नहीं मिला अभी तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो मिलेगा ही, लेकिन देखने का मौका ज़रूर मिला होगा। ठीक है, तो वो क्या है बेटा आपका, वो आपका इक्वस है। अब देखो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है बेटा, इन सब के मुझे फॉसिल्स मिले, उन फॉसिल्स को मैं कैरेक्टर के एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करता गया, जिससे क्या मिल गई बेटा, मुझे उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिल गई। क्या मिली बेटा, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिल गई। इस तरीके से हम ये समझ पाए कि हॉर्स का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। तो हमने कैसे समझा बेटा, फॉसिल्स की मदद से ही तो समझा है। हमको इनके फॉसिल्स ही तो मिले होंगे। इनके क्या मिले हैं बेटा, इनके फॉसिल्स ही मिले हैं, जिनको हमने कैरेक्टर के एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया, अरेंज कर दिया। तो मुझे उनकी क्या मिल गई, मुझे उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिल गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किसको, और समझने की कोशिश करते हैं ह्यूमन को। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा ह्यूमन को। ठीक, ह्यूमन सबसे पहले लिखते हैं बेटा यहाँ पर ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस। इसका थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ तो आया बेटा आपका रामापिथिकस, और एडवांसमेंट हुआ तो आया बेटा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। फिर और एडवांसमेंट हुआ तो आया बेटा होमो हैबिलिस। हैबिलिस का मतलब ये वो था जो पत्थरों का यूज़ करता था। होमो इरेक्टस यानी ये वो था जो सीधा होकर चल लेता था। पहले होमो हैबिलिस क्या करता था, ऐसे थोड़ा सा झुक के चलता था। इरेक्टस का मतलब उसका पोस्चर सीधा हो गया, यानी वो सीधा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद क्या हुआ, होमो इरेक्टस से क्या इवॉल्व हुआ, इससे आया बेटा निएंडरथल मैन। ठीक, इसके बाद क्या आया बेटा, इसके बाद आया आपका क्रो-मैग्नॉन मैन। ठीक, फिर क्या आया बेटा, फिर आया आपका होमो सेपियंस। ठीक है, अभी ह्यूमन इवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे लास्ट में इस चैप्टर के, तो वहाँ पर देख लेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ये क्या है बेटा, इन सब के देखो, ये होमो सेपियंस था, इसको क्या हुए, इन सब के क्या मिले, इन सब के मिले इसको फॉसिल्स। उन फॉसिल्स को इसने क्या किया, कैरेक्टर के एडवांसमेंट
में क्या किया, इनको अरेंज किया। जैसे जैसे करेक्टर का एडवांसमेंट देखा गया फॉसिल्स में, वैसे वैसे उनको अरेंज करते गए हम, तो हमको क्या मिली बेटा, ह्यूमन की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिली। तो फॉसिल्स का इस्तेमाल हम कहाँ पे किए, हमने किया एक तो कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक के रूप में, और दूसरा हमने क्या किया बेटा, एनिमल्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जानने में। तो फॉसिल्स क्या है बेटा, फॉसिल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। तो फॉसिल्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्या, एविडेंस किसका, एवोल्यूशन का। तो एक लाइन आपको लिखना है अगर, तो लिख लीजिए कि फॉसिल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। फॉसिल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन, सॉरी एविडेंस लिखो, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है बेटा, तो हमने क्या देखा बेटा, हमने पहला एवोल्यूशन का एविडेंस देख लिया फॉसिल को। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के एडवांसमेंट के बारे में। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छा डिस्कस करेंगे, कुछ नया डिस्कस करेंगे। तब तक बेटा आप अच्छे से पढ़ाई करिए, इसके नोट्स प्रिपेयर करिए। कुछ ही घंटों बाद सेकंड इसका जो अगला क्लास है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर सेशन अच्छा लगा, आप यहाँ तक आए हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, और सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इतनी देर से यार बोलते बोलते ना दिमाग एकदम पजल्ड हो गया है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ, कुछ अच्छी बात करेंगे एक नई एनर्जी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।